बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, सियासी दूरियां खत्म, कुर्बतें बढ़ने लगी हैं। नवाज शरीफ साहब 2 दिहाइयों के बाद चौधरी शुजात से मिलने उनके घर पहुंच गए। कौमी लीडर बनने का तासुर है या फिर इसको ये समझा जाए कि सियासत की बेरहम मजबूरियां आड़े आ रही हैं जो नून लीगी कायद को हर दूसरे दर के ऊपर लेकर जा रही हैं। इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ पार्टी की वफादारी जीतेगी या फिर लोटागिरी जीतेगी, क्योंकि एक तरफ तो इलेक्टेबल्स को शामिल करने की फिक्र है, मगर दूसरी तरफ नून लीगी रहनुमाओं के आपस में टिकटों के ऊपर बड़े शदीद किस्म के इख्तलाफात फूट पड़े हैं। अब बात है शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब ने जो मुनहरफ पीटीआई अरकान से वादे किए थे, उनका क्या बनेगा? ये वो पूरी पाकिस्तान की सियासत है जिसको प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। और गुज़श्ता रोज प्रोग्राम मुकाबिल में जो बिजली का झटका दिया आवाम को, उसकी डिटेल तो हमने आपको बताई थी, कुछ आज भी बताएंगे, मगर आवाम अब तैयार हो जाए क्योंकि गैस का बम फोड़ने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। ये भी आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। पाकिस्तान की अदालतों के अंदर जो केसेस हैं और जो मामलात हैं उसके ऊपर भी कानूनी राय शामिल करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, आज बड़े वो फट्टे चल रहे थे, बड़ी ब्रेकिंग थी कि नवाज शरीफ साहब जो है चौधरी शुजात साहब के घर पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ साहब की मुलाकात से पहले एक और भी मुलाकात चौधरी शुजात से हुई थी और वो थी आपकी। खाने की टेबल पे आप लोग मौजूद थे। क्या आपको इल्म था कि ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है? मैं लाहौर गया था और लाहौर में मैंने चौधरी साहब की मज़ाज परसी के लिए मैं वहाँ भी हाजिर हुआ था। चौधरी साहब से हमेशा एक एजुकेटिव एक एक्सपीरियंस रहता है और उनसे हमेशा ही पिछले 40-50 साल 30 साल 35 साल सहाफ़त उनसे बात करें। अभी उनकी सेहत एक तो बहुत अच्छी थी और उनका दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा वो अलर्ट है, बल्कि याददाश्त मेरे से बेहतर थी। मुझे 1-2 चीज़ें भूल रही थी, अच्छा। उनको याद थी। दूसरा, मुझे ये इतला मिल गई थी कि ये मुलाकात होने जा रही, क्योंकि ये देखें ये अलायंस तो हो चुका हुआ था, इसको फॉर्मलाइज़ करना था, तो वो फॉर्मलाइज़ कर दिया गया है और बिल्कुल। मगर इसमें उनसे मैंने क्योंकि इजाज़त नहीं ली थी कि इसको डिस्क्लोज़ करने की, तो इसलिए मैंने इसकी अनाउंसमेंट मुनासिब नहीं समझी। मगर मुझे इसका इतला थी, मुझे ये भी इतला थी कि वो अपने उन पे ये भी कहा जा रहा था कि क्यू को जो उनका फैक्शन अब रह गया है वो जम कर दे, क्योंकि उनका ही रह गया है। परवेज़ इलाही साहब और मुनिस इलाही तो पीटीआई ज्वाइन कर चुके हैं, तो उसको जम करने का जो कि उनका इसरार था कि वो जम नहीं करना चाहते, तो अभी तक की तो यही इतलाई है कि वो जम नहीं कर रहे। सीट एडजस्टमेंट का इशू आ रहा था कि अब क्योंकि एक उनकी तारिक बशीर चीमा साहब हैं और एक गुजरात की, ये 2 MNA की सीटें हैं मेनली, बाकी कैंडिडेट्स और भी शायद वो खड़े करेंगे, मगर असल यही जो है बावलपुर और गुजरात के ही एडजस्टमेंट थी। इशूज़ के अंदर मसला ये आ रहा था कि जो नून लीग के वहाँ पे कैंडिडेट्स रहे हुए हैं, इनके जो मुखालिफ रहे हुए हैं, वो 20 साल से मुखालफत बहुत ज़्यादा क्योंकि रही। परवेज़ इलाही के ज़माने में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जो है ना दस्तों गिरेबान रहे, वो सियासत बड़ी कन्फ्रंटेशनिस्ट रही। तो उनके लिए वो कह रहे थे कि जनाब हमने इनके लिए जो है ना अपनी एडजस्टमेंट नहीं करनी है, हम चाहे इंडिपेंडेंट खड़े होंगे तो खड़ा हमने ज़रूर होना है, हम इनके साथ अब आपके कहने पे, मियां नवाज शरीफ के भी कहने या किसी के कहने पे भी इनकी इताअत पे नहीं आएंगे। तो फाइनली जो है ज़्यादा सीटें जो मांगी जा रही थी, एडजस्टमेंट जो अभी ज़राए के हवाले से खबर चल रही है वो ये है कि जो फैसला हुआ है वो सालिक हुसैन गुजरात की 2 जो है ना सीटें वहाँ पे याद रहे कि हैं। एक पे वहाँ पे जो चौधरी शुजात की अपनी सीट थी, पिछली दफ़ा वहाँ पे मुनिस इलाही जो है वो लड़ रहे हैं, तो उस पे मुनिस इलाही जीते थे, तो अब सालिक हुसैन जो हैं चौधरी शुजात के जो छोटे बेटे हैं, हाँ, वो MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं और उस पे वो एग्री कर गए हैं। क्यों की ख्वाहिश थी कि जो दूसरी सीट है हुसैन इलाही की, जो कि चौधरी वजाद हुसैन के बेटे हैं, कि उस पे भी नून लीग एडजस्ट करे, तो उन्होंने नेशनल की सीट पे उनका नहीं माना, मगर सूबे के अंदर जो है उनका एडजस्टमेंट उनकी कर ली गई है। अभी चौधरी शाफे हुसैन जो हैं
उनका भी पंजाब असम्बली की एक सीट पे एडजस्टमेंट कर ली गई भी है। जो मेरी इतला थी, चौधरी शाफे हुसैन गुजरात के अंदर 2 सीटों से प्रोविंशियल इलेक्शन लड़ना चाहते थे। अब पता नहीं इसके बाद वो जहां नून लीग से एडजस्टमेंट हो गई है तो इसी पे इत्तेफाक करेंगे या अभी भी इसके अलावा दूसरी सीट पे भी वो लड़ेंगे। मेरा ख्याल है नहीं लड़ेंगे। मगर अब वहाँ पे एक इशू ये आएगा कि ये फॉर्मली तो एक किस्म की पहले तो वो एक इख्तलाफात हो गए थे, मगर अभी इंतखाबी तौर पे डाई हैज़ बीन कास्ट जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, अब ये फैसला हो चुका है। अब ये देखना है कि परवेज़ इलाही या मुनिस इलाही ये अब लड़ पाते हैं कि नहीं लड़ पाते हैं, क्योंकि वो अगर लड़ते हैं वहाँ से उनको मौका मिलता है लड़ने का तो वो पीटीए का और उनका ज़ाती वोट जो है ना, वोट बैंक जो उनका भी है, जाहिर है कुछ के फैसला करना पड़ेगा क्योंकि लोगों को, गुजरात के लोगों को, कि वो कितने लोग शुजात के साथ हैं और कितने लोग जो है परवेज़ इलाही के साथ हैं। तो ये सिचुएशन आ सकती है। बड़ा मुश्किल होगा कि इनकी आपस में भी एडजस्टमेंट हो सके, क्योंकि उनका भी मुनिस इलाही का भी जो अगर वो नहीं लड़ते या वो अपनी सीट पे टोटली ये गिव अप कर देते हैं, जो कि उनका क्लेम है कि जी ये चौधरी शुजात की सीट थी, उन्होंने मुनिस इलाही को वो पिछले इलेक्शन में दी थी कि आप इस पे से लड़ लें। सालिक को वो इन रिटर्न जो है चकवाल से लड़ाया गया था, तो सालिक अपने वालिद की सीट पे वापस आ गए हैं मुनिस इलाही वाली सीट पे ऊपर। तो साथ वाली हुसैन इलाही की पे जो इलेक्ट हुए थे उस सीट पे एमएनए पे एडजस्टमेंट नहीं है। अभी ये भी देखना है कि वो सिर्फ सूबे पे हुसैन इलाही लड़ेंगे जिस पे एडजस्टमेंट हुई है कि अभी भी कुछ में तो मुश्किल हो जाता है कि एक सीट पे आप एडजस्टमेंट हो। के हवाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं बशीर मेमन साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून के सिंध से सदर है। बहुत शुक्रिया मेमन साहब, थैंक सो मच आपके वक्त के लिए। जी, मैं मेमन साहब अभी सिंध के अंदर जो मुस्लिम लीग की सूरत हाल थी ये मैं नाज़रीन को ज़रूर बताना चाहूँगा कि पिछले अभी 97 के बाद से आप समझ लें कि 25 साल से सिंध से और ख़ास तौर पे दही सिंध से नून लीग आउट थी। बड़ी मुश्किल से इक्का दुक्का कोई कराची से सीट मिल जाए या उससे पहले जो है वहाँ पे नून लीग की प्रेजेंस होती थी। गौस अली शाह के ज़माने में और भी सुमरो साहब और इनकी 5-7 सीटें हुआ करती थी 90s में। तो उसके बाद से ये तकरीबन गायब थी, बड़ी मुश्किल से इनको एक आधी सीट मिलती थी। तो बशीर मेमन साहब के वहाँ आने से नून लीग में कोई थोड़े से ही जान पड़ी है। अब कितनी जान पड़ी है ये तो इलेक्शन के वक्त पड़ेगा, पर फिलहाल मेमन साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको वहाँ बड़ी शिकायत हैं इंतज़ामिया से, हुकूमत से, इलेक्शन कमीशन से, उसके मुतालिक बनाएं क्या शिकायत हैं? अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, आप की मेहरबानी कि आपने अपने शो में मुझे लिया और आप पुराने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। हमारी जो शिकायत है वो किसी से नहीं है। चीफ मिनिस्टर सिंध मकबूल बाकर साहब रिटायर्ड जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर हमारा भरपूर एतमाद है। लेकिन एक चीज जो आपने सुनी होगी, आपको 2 मिनट में पता लग जाएगा और मुझे यकीन है कि आपको पता होगा, ये चीज यहाँ पर जो चलती है वो चलती है सिस्टम, जो कि बच्चे को पता है। ये मुझे तो काफ़ी अंदाज़ा है, मगर नाज़रीन के लिए ज़रा इस सिस्टम को खोल के भी रख दें कि ये इससे मुराद ये है कि सिस्टम जकड़ा हुआ है, वहाँ पे 20-30 साल से मर्जी के बंदे लगते हैं और वो ख़ास जो है एक करप्ट सिस्टम है बेसिकली, जिसके ज़रिए पूरा एक निज़ाम चलता है। ज़रा आप बेहतर बताना चाहें तो बता दें। आपके इस खास ने सब कुछ साबित कर दिया। आप चूँकि वो एक लिखारी हैं, आप चूँकि एक राइटर है, आप चूँकि एक जर्नलिस्ट है, तो आपके खास ने आपके नाज़रीन को बता दिया कि है क्या चीज़। उसी सिस्टम के जकड़े हुए जो हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक एक वो है, वो अभी माफिया की सूरत अख्तियार कर रही है। आपको मैं एक छोटी सी आपको एक अगर आप रिसर्च करें तो उबावड़ो जहाँ पे सिंध पंजाब का बॉर्डर खत्म होता है, जहाँ पे सिंध का बॉर्डर है, वहां पे आपको हर नशा आवर जी गुटखा, मावा और जो इंडियन सुपारी है,
वो आपको केबिन्स पे मिलेगी। जैसे ही आप पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करेंगे वहां पे नहीं मिलेगी। हैरत की बात है ना। अच्छा, फिर जो कुछ भी हुआ वो पिछली हुकूमत ये फरमाती है कि NICVD कहीं पे भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेमन साहब, ये इसकी स्पेसिफिक्स में जाना चाहेंगे तो उसके लिए 2-4 प्रोग्राम चाहिए, मगर पीपल्स पार्टी जो है वो खुद बहुत शोर मचा रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और हमारे बंदे पकड़े जा रहे हैं, तो जिससे लग रहा है कि उनको ये डर है कि ये बनाया हुआ निज़ाम जो इंतज़ामिया का वो 15 साल से तो एक तवत्तर के साथ गवर्नमेंट कर रहे हैं, ये ख़तरे में है, तो उनको भी ख़तरा है। मगर जब आप शिकायत करते हैं कि जी आपको भी लेवल प्लेइंग नहीं फील्ड मिल रही, तो किसको मिल रही है फिर? मैं ये कह रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलती है ब्यूरोक्रेसी से। मैंने जो खत लिखा था चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब के साथ मेरी मीटिंग हुई थी, हमने जाकर के उनको ये बताया था कि ये चीजें हैं। जिन लोगों ने VR किया है, वॉलंटरी रिटर्न किया है 23 अरब रुपया लैब में अफसरों ने, कम से कम उनको तो मेन स्ट्रीम पोस्टिंग पे नहीं होना चाहिए। मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ या गलत बात कर रहा हूँ? जिसने माना कि 1.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया मैंने रिश्वत ली है, वो मैं हुकूमत पाकिस्तान को वापस करता हूँ और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है कि आपकी नौकरी खत्म नहीं होगी, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम पोस्टिंग तो नहीं होनी चाहिए ना। ये तो वैसे पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह वो पाए जाते हैं। और वो नैब के चीफ इस दफ़ा वो फरमा रहे थे कि बड़ी ज्यादती हुई है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स के साथ टारगेट किया गया है, तो ये सिर्फ तक तो नहीं है मसला, ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। मैं तो देखे ना, मैं तो बात करूंगा जो चीज मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको मेन स्ट्रीम पोस्टिंग और जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। आपने कुछ नाम भी लिए हैं बाकायदा कि जनाब ये वो हैं, कोई दोहराना चाहेंगे? मैं आपको मतलब नाम थोड़ा सा, आमिर साहब एक प्रॉब्लम दूसरा भी तो है ना, मेरे कलीग्स हैं, मैंने नौकरी की है 30 साल। भाई ये बड़ी सफाक काम है सियासत, इसके अंदर जो है फिर वो ये रवादारी करते करते या सियासत की जाती है या रवादारी की जाती है। रवादारी सिर्फ और सिर्फ कानून में रवादारी नहीं चलती। ये तो आप कानूनी बात कर रहे हैं ना, ये तो कानूनी बात कर रहे हैं कि जिन लोगों को नैब ने किए हुए हैं, जो जिनकी तो कानूनी बात है। मैंने उनको कहा कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में से एक रुपये जमा करवा चुके हैं, लिस्ट जमा करवा दी, वो लिस्ट आप निकाल दें, उनको मेन स्ट्रीम पोस्टिंग से निकाल दें। 1, 2 जो DNG के अफसरान हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान हैं, जो XPCS के अफसरान हैं, यंग अफसरान हैं, जो पिछले 8 साल से कभी जिले में नहीं गए, उनको जिलों की पोस्टिंग मिलनी चाहिए। वो जो मुख्तियारकार भर्ती हुआ, जो क्लर्क भर्ती हुआ, आज लास्ट रैंक ऑफ सर्विस पे है, वो डिप्टी कमिश्नर लगा हुआ है, और जिसने DSC का CSS का इम्तहान क्वालिफाई करके वो जो लड़का, जो जवान, जो अफसर जो दूसरे सूबे से आकर के यहाँ पे नौकरी कर रहा है, उसको पोस्टिंग नहीं मिल रही, वो डिप्टी सेक्रेटरी लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि कोई निज़ाम ऐसा हो जिसपे कि हर एक को एतमाद हो, कम से कम मुझे एतमाद हो, आपको भी एतमाद हो कि जी बिल्कुल ये मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ इंसाफ की फील्ड होनी चाहिए। जो कि मैं आपको चीफ मिनिस्टर साहब का एक उनके यरगमाल होने का एक वाकया बता देता हूँ। मैंने उनको फोन किया कि मैं उनसे मिलना चाह रहा हूँ, थोड़ी देर बाद प्रोटोकॉल सेक्शन से उनके फोन आया, तो मैंने उनको कहा, प्रोटोकॉल सेक्शन को कहा, मैंने कहा कि जी मैं उनसे मिलना चाहूंगा अकेले में, ताकि मैं खुल के उनसे बात कर सकूं। तो उसके बाद प्रोटोकॉल सेक्शन ने मुझे कॉल ही नहीं किया। मैं ये समझता हूँ उन्होंने फॉरवर्ड ही नहीं किया चीफ मिनिस्टर साहब को।
असल में सिंध की ये जो पिक्चर आ रही है ना, बाकी जगह पे तो नून लीग कह रही है कि जनाब इलेक्शन होने चाहिए और बिल्कुल जो भी सूरत हाल है उस पर किसी जगह पे उनको शिकायत नहीं, दूसरी पार्टियों को शिकायत है। बस सिंध के अंदर जब आप वही वाली शिकायतें करते हैं कि हमारे साथ ये मामला हैं और ये बीच में लोग बैठे हुए हैं जो कि मीटिंग नहीं हो पाती है, अगर वो लोग ना बैठे देख रहे हो तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट मंजर होता है। फिर उजर वाला मैं तो कुछ और कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें यकीन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पे, यकीन है हमें चीफ मिनिस्टर सिंध पे, उनका पास्ट करियर और उनका मौजूदा जो है उनकी जो रेपुटेशन है, उनके 40 साल की, उनकी 50 साल की, 40 साल की उनकी खिदमत है इस मुल्क के लिए। इंसाफ फराहम करते हुए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने हर मर्तबा इंसाफ ही फराहम किया है। ये इसलिए भी इस पर थोड़ा सा इसरार करके पूछ रहा हूँ कि आज ही फॉर एग्जांपल एक पिटीशन जमा करा दी गई है अदालत के अंदर, अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेक अप भी कर ली है इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से। देखेंगे उस पर कल क्या होता है, मगर इस तरह की जब अर्जियाँ होती हैं तो वो इल्तवा करने का बहाना बनाई जाती हैं। तो आया कोई इस तरह की तो नहीं आपकी भी वहाँ पे कि जनाब ये इतने हालात दगरगू हैं, ख़राब हैं कि इसके अंदर फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते? जनाब वाली, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल इलेक्शन तो कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, ये पॉलिटिकल पार्टी PMLN सिंध का ये मैंडेट ही नहीं है। वो जो उन्होंने डेट, बिल्कुल हम उसको बाइट बाई करेंगे, लेकिन ये जो भी हल्का बंदी हुई तो जो MQM, JUIF, GDA, मुस्लिम लीग फंक्शनल, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको एतराज नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन पे? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको इलेक्शन कमिश्नर पे एतराज नहीं? वैसे ये समझ नहीं आती मेमन साहब कि आप चारों पार्टियां जो मेजर हैं पार्टियां इस वक्त PTI तो इस वक्त जो है भागी भी है, जेल में है, तो बाकी जो 4 पार्टियां सबको एतराज़ात है हल्का बंदियों के हवाले से और इंतज़ामिया के हवाले से, जो ये जकड़बंद है इसके हवाले से, और पीपल्स पार्टी को भी ये एतराज़ है, लेवल प्लेइंग नहीं फील्ड मिल रही, तो किसको वहाँ फेवर किया जा रहा है फिर? हुजूर वाला, मैं तो अपने सूबे की जहां तक बात करूंगा, मैं तो सिंध सूबे की बात करूंगा। हाँ, पंजाब के बारे में अगर पूछना है, मैं सूबे की ही पूछ रहा हूँ कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी भी उतना ही शोर मचा रही है कि हमारे साथ बड़ी जाती हो रही है। अच्छा, क्या जाती हो रही है उनके साथ, एक मुझे बता दो। मैं ये चौधरी साहब शुजात के यहाँ मुलाकात के लिए गया तो वहाँ मुझे पाए गए ये जो है मकबूल शेख साहब वहाँ थे, मैरों के बंदे वहाँ आए हुए थे कि जनाब हमारे ऊपर कर्चे कराए हुए हैं, आप हमारी कोई बातचीत करें, मदद करें। तो वो भी काफ़ी सारे, मुझे और भी पता है, दर्जनों सिंध के वडेरे जो हैं पीपल्स पार्टी के, वो मफरूर होकर पंजाब में आए हुए हैं कि जनाब हमारे लिए बड़े मुश्किल हालात हैं। नहीं, मुझे नहीं पता किसने पर्चा करवाया, मुझे नहीं पता। हम तो कानूनी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, कोर्टों में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि जी हल्का बंदियां गलत हुई, ऐसे ही हुई। ये जो आप केसेस की बात कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता। अगर आप समझते हैं कि अपोजिशन की अब से इतना चलना शुरू हो गई है तो फिर ये मतलब फिर तो हमें तो बहुत खुश होना चाहिए। मेरे साहब क्विकली लास्टली जो है ये बताएं कि आप अपने इलेक्टोरल इंतखाबी प्रॉस्पेक्ट्स जो है सिंध के हवाले से कैसे देख रहे हैं और क्यों अच्छे देख रहे हैं? सर, एक अर्ज करूं, मैं फिगर गेम की बात करूंगा। पिछली मर्तबा पीपल्स पार्टी ने लिए थे 38 लाख वोट और जो उसके अगेंस्ट पड़े थे वो 62 लाख वोट पड़े। ये सोच लें आप, ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे पड़े हो, मैं नहीं कह रहा इलेक्शन कमीशन। वो बड़े फैले हुए वोट हैं, पॉकेट कोई नहीं है। पॉकेट के अंदर लोगों का बड़ा ध्यान है कि शहबाज शरीफ के लिए जगह बनेगी कराची के अंदर, MQM गुंजाइश निकालेगी कि नहीं? सर मैं आपको अर्ज करूं, हमने पिछली मर्तबा जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठी, हमने ये अपने इत्तेहाद किया, ये वादा किया कि हम जो है आपस में एक दूसरे की कमजोरी नहीं स्ट्रेंथ बनेंगे। पिछली मर्तबा के आप रिजल्ट देख लें कि 20,000 वोट लिए GDA ने, 12,000 वोट लिए JUIF ने
32,000 वोट ये हो गए और 22,000 वोट लेकर के पीपल्स पार्टी वाला जीत गया। भी आपको एक नहीं सीट मिलेगी, बहुत सारी सीटें मिलेंगी, बहुत सारी सीटें मिलेंगी, जिसमें हुआ यह कि 2 वोटों में तीन दड़ों में वोट तकसीम हो गया। और तो कितनी सीटें देख रहे हैं आप? ये कह रहे हैं अगर ये 4 पार्टियों का आपस में सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, इंशाल्लाह हम हर जगह पे मैं ये आपको आपकी दावे के साथ कह सकता हूं कि हर जगह पे हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, आपस में मिलकर बैठेंगे और एक मर्तबा बता देंगे कि इत्तेहाद। एमक्यूएम आपके लिए कराची में कोई गुंजाइश निकालेगी? बिल्कुल, उनके साथ हमारी बातें चल रही हैं, JUIF के साथ उनकी तरफ से जो ऐलान कहा गया है, उनका जनाब हमारी जो है इंतखाबी एडजस्टमेंट जो है कराची हैदराबाद के बाद ये बाकी जगहों पे हो सकती है, यहाँ से वो कोई गुंजाइश निकालने में कोई इतने इंटरेस्टेड नहीं नजर आते। मैं एक बात करूं, बजाय इसके कि मैं वो बात करूं, हमारी बात चूंकि चल रही है और बिल्कुल बहुत ज्यादा अकोमोडेटिंग है, बहुत ज्यादा अकोमोडेटिंग है। मैं सिर्फ इतना आपको बता सकता हूँ, एक दूसरे चले इस पे आपको जहमत देते रहेंगे और जो इंफॉर्मेशन आएगी तो जानते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम मुकाबले में हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। अब पाकिस्तान की अदालतों और वहाँ पर जो दर्ज केसेस हैं, समातें हैं, उनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे खुसूसी नुमाइंदा जो हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया साकिब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी, मैं साकिब से डायरेक्टली पहले आ जाता हूँ। आज की जो लेटेस्ट खबर है कि हमें तो बहुत ज़्यादा सख्ती से जो है पैमरा से भी कहा गया, जो है सुप्रीम कोर्ट से भी कहा गया कि कोई आपने स्पेकुलेशन नहीं करनी, मगर एक इलेक्शन के अल्तवा की एक एप्लीकेशन डाली गई और हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ौरन उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। कैसे हुआ? ये एक शहरी हैं आफ्ताब आलम विर्क, उन्होंने ये पिटीशन फ़ाइल की है। आज ही ये पिटीशन फ़ाइल हुई है और उस पर कोई एतराज़ भी नहीं लगा और उसको नंबर भी लग गया, फिर उस पर बेंच भी बन गया और वो कल के लिए मुकर्रर भी होगी। कल 9 बजे इस पर समाअत होगी। उमूमी तौर पर ऐसी जब पिटीशंस आती हैं, जब तक कि उसको नंबर ना लगे या कोई एतराज़ लग जाए तो उसको हम प्री मैच्योर कहते हैं। तो अगर उस पर एतराज़ भी ना लगे, बेंच भी बन जाए और फिक्स भी हो जाए वेरी नेक्स्ट डे, तो वो एक मैच्योर पिटीशन आप कह सकते हैं। इसमें उन्होंने जो अफ़गान महाजरीन हैं उनकी वापसी के हवाले से कहा था कि उनको वापस करने की पॉलिसी आई थी फेडरल गवर्नमेंट की। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये ख़बरें आईं या इंकशाफ हुआ कि कसीर तादाद में जो अफ़गानी थे उनके गैर कानूनी ID कार्ड्स बने हुए थे और उस पर उनके वोट भी रजिस्टर्ड है। अब उन्होंने ये कहा है कि एक तो नादरा को कहें कि वो सारे उनके ब्लॉक करें शनाख्ती कार्ड, और जो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाएं फिर वो इलेक्शन कमीशन को बताए और इलेक्शन कमीशन तमाम वोटर लिस्टों से उनको उनके नाम डिलीट करे। और साथ ही जो शहरी हैं उन्होंने ये कहा है कि अदालत जब तक मेरी पिटीशन पर फैसला नहीं हो जाता तो इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने से रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्त ऑब्जर्वेशंस आई हुई थी तो उसमें इस बात का इम्कान होता है कि ये बिल्कुल एंटरटेन ही ना की जाती और वो कहते हैं जनाब ये फ्रिवलस ग्राउंड है, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो अब कल क्या देख रहे हैं हम? कल वैसे बहुत मुश्किल है कि उससे कोई रिलीफ फौरी तौर पर दिया जाए। इवन नोटिस करना भी मेरा ख्याल है मुश्किल होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ा क्लियर कह चुकी है और ख़ास तौर पर खदशात के हवाले से अगर कल इस पर नोटिस भी होता है तो फिर भी मेरा ख्याल है सवालात तो होंगे, डिस्कशन भी होगी कि आगे चलकर कहीं इस पर कोई स्टे या ऐसा कोई ना आ जाए। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि किसी भी हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद किसी भी हाई कोर्ट के लिए मुश्किल है कि वो इस स्टेज पे आके कि जब कल अगर इसको जुर्माना भी हो जाता है और इसको फेंक दिया जाता है बाहर और ऑब्जर्वेशन से कल पता चल जाएगा अदालत का मूड क्या है। साथ में मैं क्विकली आपसे जानना चाहूँगा कि ये आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 साल से 10 महीने से केस जो था उन्होंने डाला, एप्लीकेशन थी इमरान खान की, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ज़रा उसके बताया कि 10 महीने लग गए 10 घंटे के काम को, कैसे?
जी, ये एक बड़ी सिंपल सी एक होती है दरखास्त कि आप मेरिट को डिस्कस ही नहीं करना, आपने सिंपल एप्लीकेशन है कि मैं ये दरखास्त वापस लेना चाहता हूं। अब उसकी डिटरमिन करती है कोर्ट कि ये जो दरखास्त तफसील भी बता दें कि ये थी किस केस की दरखास्त। ये तोशाखाना रेफरेंस फैसला आया था 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन का। उसके खिलाफ उन्होंने अक्टूबर 2022 में ही अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। मीनवाइल नवंबर 2022 में चेयरमैनशिप की हटाने की जब कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने शुरू की तो लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने इलेक्शन कमीशन की उस कार्रवाई को चैलेंज कर दिया। जब चैलेंज किया तो क्योंकि वही 21 अक्टूबर का फैसला था तो लाहौर हाई कोर्ट ने यह किया कि उसके 5 मेंबर बेंच बना दिया और साथ ही कहा जो इमरान खान के वकला को कि आप एक पिटीशन चलाएंगे या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट। तो फिर इन्होंने 18 या 19 जनवरी को यहां विड्रॉल की एप्लीकेशन डाली। 13 सितंबर को उस पर फैसला महफूज हुआ और आज 6 दिसंबर को सुनाया गया। ये मैटर जो है उमूमी तौर पर बहुत सारे वकला से मेरी बात भी हुई, हम देखते भी हैं कि जब भी कोई मेरिट विड्रॉल की एप्लीकेशन आती है उसकी दो ही सूरतें हैं, या आप कोर्ट्स एक्सेप्ट करती हैं और मोस्टली एक्सेप्ट होती हैं, 95-98% बल्कि एक्सेप्ट होती हैं। 1-2% जो है उस पर क्वेश्चन आता है कि कहीं पे दो हाई कोर्ट्स में उन्होंने कोई चीटिंग तो नहीं की, जिसका इल्जाम इलेक्शन कमीशन ने या जो मोहसिन शाहनवाज रांझा है उन्होंने लगाया कि इन्होंने चीटिंग की है, छुपाई है चीजें। तो फिर अदालत यह करती है या उस पर कंडक्ट पे लिख देती है या उसको डिसमिस कर देती है। लेकिन एक तकरीबन 10 घंटे का काम था, 10 महीने लग गया। 10 महीने। दूसरी तरफ लोग फिर सवाल कर रहे हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब का भी जो केस चल रहा है वो तो दिनों की पेशियां लग रही हैं, अल अजीजिया भी अब शुरू हो जाएगा। जी, कल तकरीबन 2 बजे दिन अल अजीजिया की समात है और ये समात जो है वो दिलचस्प हमारी ये है कि 1 जनवरी 2019 को ये अपील दायर हुई थी। इस अपील के मेरिट्स पर आज तक जो है वो समात नहीं हुई। कल नोटिस हुए थे, सिर्फ नोटिस के बाद कल पहली समात होगी जो जाहिर सी बात है आखिरी भी हो सकती है। जिस तरह हमने देखा माजी में एवनफील्ड रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस के केसेस जो है वो बड़े स्पीडी जो है वो खत्म हुए हैं। तो कल फिर नैब का जो मौकफ होगा कि नैब क्या उस पर स्टैंड लेता है या नहीं, या नैब ने क्योंकि ये कहा था कि 7 साल की सजा कम है, ये ज्यादा की जाए, 2019 में ये कहा था, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि ये सजा कलअदम की जाए। अब कल 2 बजे इस पे भी जो है वो आम केस की समात होनी है। इस तरह का कोई अदालतों पे प्रेशर होता है कि जनाब ये जाहिर है सोशल मीडिया पे हम भी बात कर रहे हैं कि एक आपको नज़र आया कि एक जगह 10-10 महीने 10 घंटे के फैसले जो हैं वो डिले कर रहे हैं, अगर आपने रद्द करनी थी 10 महीने पहले भी कर देते। तो दूसरी तरफ ये इतनी फास्ट ट्रैक पे चल रहा हो, ये प्रेशर्स होते हैं? नहीं, बिल्कुल प्रेशर तो डेफिनेटली होता है जब इतने बड़े लेवल पे बात हो रही हो कि आपके पास 2 किस्म के केसेस हैं और दोनों की जो स्पीड है उसमें बड़ा वाज़े फ़र्क है। तोशाखाना का जो केस था उसमें 21 अक्टूबर 2022 वाला फैसला कलअदम हो जाता तो उसमें ना डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी, ना सजा होनी थी, ना जेल होनी थी, ना उनकी चेयरमैनशिप जानी थी। तो इतनी बड़ी उसका असरात हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 18 जनवरी से 6 दिसंबर तक फैसले में रखा तो उसके असरात नहीं है, ये सारी चीजें इसके दौरान हुई हैं। तो इसलिए जो नवाज शरीफ साहब की केस कल है, 11 दिसंबर को इमरान खान साहब का भी केस लगा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें अगर उनकी तोशाखाना में जो फैसला सस्पेंड हो जाता है तो उसमें उनकी नाअहली खत्म हो सकती है और वो बहुत ही इलेक्शन शेड्यूल आने के दौरान ही अगर ऐसा फैसला आ जाए तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत बड़ा पीटीआई वाले ये समझ रहे हैं कि ये जानबूझ के यहाँ पे किया गया है इस खतरे को टालने के लिए। जाहिर सी बात है पीटीआई के जो वकला हैं उनके खदशात वो गाय बगाए कोर्ट्स के सामने भी लाते रहे हैं। चीफ जस्टिस पर उन्होंने कई दफ़ा इमरान खान की तरफ से एतराज़ भी किया कि हम आपके सामने केस नहीं लगाना चाहते, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सवाबदीद होती है जज की कि उन्होंने केस सुनना है या नहीं सुनना। तो मैं जो है वो सुन रहे हैं, वो मुस्तकिल जो है वो जितने भी केसेज हैं वो आलमोस्ट सारे इमरान खान और उनकी फैमिली के या उनकी पीटीआई के सारे केसेज उसी बेंच के सामने जा रहे हैं और वो अभी भी वही वाला वो जो वहाँ पे 3 बेंच वाला सिलसिला था, यहाँ भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। क्विकली आप ये बता दें, ये जो दूसरा केस है तौहीन इलेक्शन कमीशन, ये पहले कभी तौहीन वाला हमने ये चार्जेस नहीं सुने थे। तौहीन इलेक्शन कमीशन का अब ये बताया जा रहा है जिसके मुल्ज़मान के अंदर जो हैं इमरान खान भी हैं और फवाद चौधरी भी हैं, तो ये अब जेल में होगा। तो ये अब जेल में पहले तो इन कैमरा सहाफ़ियों को सो कॉल्ड इजाज़त दे दी थी, जिसकी एक दास्तान है कि वो कितनी दी गई कितने नहीं दी गई। इब के आप जाएंगे वहाँ?
जी बिल्कुल जाएंगे, लेकिन एक अजीब सी जो फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं है, कोई सेशन कोर्ट नहीं है, कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है, उनको इतने मतलब बिजी शेड्यूल में है इलेक्शन कमीशन का वहाँ जाना ये एक बड़ा अजीब है। वहाँ पे एहतसाब अदालत के जज, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज, फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज, फिर अब इलेक्शन कमीशन वाले। अब एक वो बना हुआ है जहाँ पे कम्युनिटी हॉल, वहाँ पे एक जज जाता है, वो दूसरा वेट कर रहा होता है, वो उठता है, दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये जो है वो सिलसिला है। जो मुलजिम है वो उसी कोर्ट रूम में बैठ कर अपने वकला से मुशावरत कर रहे होते हैं, जजेस जो है वो तब्दील हो रहे होते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का मेरा ये ख्याल है कि वहाँ जाना बनता नहीं था। इलेक्शन कमीशन इस मामले को डिले भी कर सकता था कि इतना टफ शेड्यूल है कि आप इलेक्शन कराने जा रहे हैं और आप सारी चीजें लेकर जो है वो आप जेल में जाएंगे और जेल को समाप्त करेंगे। केसेस अडयाला में हो रहे हैं, मेरा ख्याल जरूरत नहीं पड़ गई कि वहाँ अडयाला कोर्ट्स भी बना दी जाएंगे, कोर्ट टियर क्रिएट कर दिया जाए। जी बिल्कुल, वहाँ पे कर दिया जाए और वहाँ पे एक मीडिया का अलग से मेरा ख्याल में वहाँ पे सेटअप बना दिया जाए, क्योंकि कोर्ट रिपोर्टर्स को बहुत हर्डल्स हो रही हैं, वो हर्डल्स भी खत्म हो जाएं, पूरा एक एसओपी बना दिया जाए ताकि हम एक्यूरेट जो है वो रिपोर्टिंग भी वहाँ जाके कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। अच्छा आमिर साहब, जब सियासत के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे गुजरात के हवाले से आपने बड़ी तफसील से बात की थी, मगर जो बाकी जगहों पर है, दानियाल अजीज साहब से ये मसला शुरू हुआ था, हमने कहा कि जी इख्तलाफ शुरू हो गया। अब तो रोज एक के बजाय दो दो तीन तीन कहानियां आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बड़ा जोर पकड़ गया ये टिकटों में इख्तलाफात। जी वहाँ पे आप देखें फड्डे मल्टीपल लेवल के हैं। एक तो पार्टी के अंदर जो है ग्रुपिंग है, जाहिर है एक मरियम कैंप है जिसके अंदर मोर लेस नवाज शरीफ कैंप है, मगर फिर भी थोड़ा सा मरियम का एक अपनी किचन कैबिनेट भी थी। अब देखें सारी किचन कैबिनेट जो है ना उनकी इन ट्रबल है। ये जुबैर साहब जो है उनको भी झाड़ पिट चुकी हुई है, और वो बेचारे अंकल जुबैर जो है वो साइड पे तकरीबन हो गए हैं सिंध के अंदर। उसके बाद जो है तलाल की अभी फैसलाबाद में बताते हैं कि वहाँ भी टिकट का फड्डा पड़ा हुआ है कि उनको देनी है या वसीर साहब को देनी है, तो वहाँ भी वो हुआ हुआ है। फिर जो मरियम औरंगजेब साहब के मुतालिक भी एक दो बयानात आ गए हैं। और जो दानियाल अजीज़ है, दानियाल अजीज़ का थोड़ा सा एक मुनफरद है। एक तो वो उनके एक बड़ी जायज़ एक वो है कि उनके साथ ज़्यादती इसलिए हो रही है कि दानियाल नाअहल हुए थे 5 साल। तलाल चौधरी तो फिर भी नज़र आते रहे। दानियाल का उसके बाद एक बड़ा खौफनाक एक्सीडेंट हुआ और वो किसी ने पार्टी में उनकी मिजाज पुरसी भी नहीं की। उन्होंने पार्टी की वजह से उनकी जो नाअहली हुई थी, पार्टी के मतलब सबसे ज़्यादा सख्त बयानात देने वालों में वो थे। वो नाअहल 5 साल के लिए हो गए और भरी जवानी में अब नाअहल हो जाएं। फिर साथ ही है कि उनको जब आप हो तो उसके बाद फिर बीमारी की गई। अभी ये कर रहे हैं कि एहसन इकबाल उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेडल कर रहे हैं कि नॉर्मली दिया जाता है सीनियर हजरात को, कि ये एक ऑनर दिया जाता है कि अपने नीचे विंग बनाने होती हैं। ये देखें पंजाब की ये जो इलाके हैं यहाँ पे आपने विंग इस तरीके से बनाते हैं कि अब बरादरियाँ होती हैं, जैसे शकरगढ़ की अब समझ लें कि वहाँ की सूरत हाल ये है कि पंजाब के अंदर ये वाहिद है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी है शायद जहाँ पे मेजॉरिटी में गुज्जर हैं और मगर साथ में वहाँ अंसारी बरादरी है, थोड़ी सी राजपूत बरादरी है, जाट है। तो वो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है कि विंग के आप जो है ना शहर शकरगढ़ में से एक अंसारी को ले लेते हैं, दूसरी जगह से आप जाट को ले लेते हैं, तो एक दूसरे को वोट पड़ जाते हैं। तो ये एक सिलसिला होता है। मगर जब आप MNA की आप जड़ें काट देते हैं अगर उसकी मर्जी का नीचे विंग ना दें, और वो विंग अब फॉर एग्जांपल वो इनकी मर्जी का एहसन इकबाल साहब की होगा, तो वो फिर क्या होगा, एहसन इकबाल के लोग उनको वोट नहीं देंगे, उनको नहीं देंगे। वो सूबे का भी और नेशनल का भी प्रॉब्लम होता है। तो दानियाल की एक बड़ी जायज़ ख्वाहिश थी कि मुझे इतना तो ऑनर करें, 5 साल मैं नाअहल रहा हूँ और आप लोगों ने मुझे कोई कॉम्पनसेट नहीं किया। तो अब ये करके, और दूसरा दानियाल एक जो भी है उनसे लोग चाहे इख्तलाफ करें, मगर ये फाइनेंशियल मैटर्स पे ये प्रोफेसर इकबाल एहसन इकबाल साहब अपना रोप डालते रहते हैं
हैं कि मैं बड़े बड़े प्रोफेसर हूँ, वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, फाइनेंशियल उसके अंदर उसकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है, उसके साथ बात करते वक्त फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर या ये जो लोकल बॉडीज़ का निज़ाम के ऊपर, गवर्नेंस के इश्यूज़ के ऊपर बहुत मोहतात रह के गुफ्तगू करनी पड़ती है, उसकी बड़ी इस चीज़ों के ऊपर उसको अदराक है। तो ये बिल्कुल ही एहसन इकबाल साहब, क्योंकि ये दोनों तरफ हैं, ये नवाज शरीफ कैम्प में भी हैं, ये शहबाज शरीफ कैम्प में भी हैं, तो बिल्कुल एक वो तो दूसरा ऑफ कोर्स महंगाई का जो एक इशू चल रहा है तो फेस करना पड़ रहा है। तो वो लोग पूछते हैं कि जनाब आप वोट मांगने आए हैं, तो महंगाई वो एक जेन्युइनली, और बजाय इसके कि ये टाल रहे हैं कि झूठा प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा कि जी हमारी जो है 2017 के अंदर आप कहीं कमाल कर दिया था, 16 महीने की गवर्नमेंट का जवाब देना पड़ना है। उसके लिए आप कहें कि जनाब हमारे से गलतियाँ हुई, ये महंगाई हुई है, डार साहब नहीं डिलीवर कर सके, अब आप कवर अप करें कि नहीं जी हसन इकबाल साहब का बयानिया बिकने वाला नहीं है कि जनाब नहीं हमने तो कमाल कर दिया था, हमें करने नहीं दिया गया। और भाई आप अपनी मर्जी के साथ आए हैं। तो दानियल मैं समझता हूँ एक अपने एंगल से, मुस्लिम लीग के एंगल से उसकी रैशनैलिटी के अंदर भी एक थोड़ी सी जान है। और दूसरा ये याद रहे कि दानियल अजीज़ का कि 1997 के अंदर जब ये एक 2/3 मेजॉरिटी मिली थी मियाँ साहब को, एक टोटल उनकी क्लीन स्वीप थी पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसमें चंद लोग पूरे पंजाब के अंदर जो है, कोई पीपल्स पार्टी को कोई सीट नहीं शायद मिली थी, उनका वोटर ही बाहर नहीं था निकला, और जो चंद लोग इंडिपेंडेंट जीते थे 5-6 इनके अगेंस्ट नून लीग के, उनमें से दानियाल अजीज़ थे। सो दानियाल अजीज़ की वहाँ अपने शकरगढ़ के अंदर एक ज़ाती वोट है, एक बरादरी का वोट है। फिर एक चौधरी अनवर अजीज़ जो हैं वो पिछले 40-50 साल से उन्होंने शकरगढ़ के लोगों के साथ ताल्लुक़ है, बल्कि वो नारोवाल तहसील के अंदर एहसन इकबाल के अंदर भी एक गुजर पॉकेट है बहुत बड़ी, सो वो भी मैटर करेगी। टिकट का भी तो उनको मसला है, टिकट का उनके साथ ये मेडलिंग की जा रही है। उनको ये लगता है कि मुझे इज्जत देनी चाहिए नहीं, और ये कि जी शो काज नोटिस दे देंगे कि जी इन्होंने भी अप्लाई नहीं किया, इस तरह के लोगों से इंटरव्यू तो नहीं देंगे अब कि जनाब आके दानियाल अजीज़ पेश हो। हाँ। एक उनको अब आपके साथ इतनी मारे खाई हैं। मैं आपको माजरत रोक रही हूँ आमिर साहब, मैंने दानियाल अजीज़ साहब को सुना, मैंने खुद सुना, वो ये बयान कर रहे थे टीवी शो के अंदर बैठ के, वो ये कह रहे थे कि मैंने जो नाअहली काटी है मैं भी 2-4 मिनट की माफी मांग के बच सकता था, मगर पार्टी की वाज़ेह हिदायत थी कि आपने माफी नहीं मांगनी, मैंने इसकी कीमत अपनी नाअहलियत की शक्ल में चुकाई है, और आज पार्टी मेरे साथ ये रवैया कर रही है, वो इसलिए भी बड़े नाराज से नजर आ रहे हैं। वो भी है। फिर इसी तरह ही तलाल का भी यही मसला है कि वहां पे अब मुनहरफ दूसरी तरफ से साहब है, तो वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने भी नाअहली काटी भी है, तो वो भी टिकट मांगने चाह रहे हैं। फैसलाबाद में आते हैं, मगर नारोवाल की यही वाली है, तो वो मेरा ख्याल वो इंडिपेंडेंट भी खड़े हो गए, तो ये नारोवाल से अपनी सीटें एहसन इकबाल साहब के भी बचाने की मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि इनकी तहसील के अंदर भी गुज्जर बरादरी जो कि चौधरी अनवर अजीज़ के ज़माने से जो है वो इनके इन्फ्लुएंस में है, तो वो इंडिपेंडेंट जीत सकते हैं। शायद एहसन इकबाल साहब का नहीं, मगर वो एक मॉरल क्वेश्चन भी है उनके ज़हन में, ये है कि जनाब मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं किया गया। एनीवे ये लड़ाई पूरे पंजाब में इनके इस वक्त चल रही है, हर जगह पे ये हो रहा है कि 4-4, 5-5 कैंडिडेट हैं, कोई हर लोग अपने मामे चाचे को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो टिपिकल तरीकाकार होता है। फिर एक रिजेंटमेंट आ रही है कि आप जो है मुनहरफ अफराद को जो एडजस्ट किया जा रहा है, तो पुराने लोग जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो सियालवी साहब हैं, सरगोदा में उनके इंटरव्यू चल रहे थे, जावेद लतीफ़ साहब बैठे हुए थे, पीर सियालवी साहब जो है, तो वो सरगोदा के इंटरव्यू हो रहे थे, तो जावेद लतीफ़ अब वो ओल्ड गार्ड है, उन्होंने मारे खाई हुई है सारी, ये पिछले कुछ अरसे में जेल में भी गए हुए हैं, तो वो रह नहीं सके। पीर सियालवी साहब ने अपने ज़माने में फतवा दे दिया था कि जो वोट देगा नवाज शरीफ को वो गुनाहगार होगा, कोई इस तरह का फतवा, अच्छा कोई इस तरह का फतवा दे दिया था ना, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, मतलब इस टाइप का फतवा दिया था। तो उन्होंने पूछ लिया कि जनाब आपने तो वो फतवा वापस ले लिया है, तो उन्होंने तंज की, तो शहबाज शरीफ साहब ने अब इनके लिए भी थूक के चढ़ना पड़ रहा है, ऐसे लोगों के पास जाके तरले करके वो वापस लिया जा रहा है जिनके मतलब इतना कुछ कहा गया, सुना गया, तो इखलाकी यहाँ पे नहीं है, वो जोड़ तोड़ की कि उस वक्त सियासत हो रही है, मगर उसके बावजूद प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।